नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रथम कालांश संख्या 1 अध्याय 9 प्रकरण कल और आज। इस कवितांश के कवि हैं नागार्जुन। भाग संख्या 1। कवि का जन्म सन 1911 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था सन 1998 ईस्वी में। कृतियां युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। इस कवितांश के अंदर भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाषा सरल एवं सुबोध है। साथ ही साथ ठेठ देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात देशज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। शैली के दृष्टिकोण से इसको गाया जा सकता है, इसलिए ये गेय शैली है। साथ ही साथ प्रकृति का चरित्र चित्रण भी किया गया है, जिसमें मानव मन की संवेदनाओं का वर्णन किया गया है कि मानव किस प्रकार से ऋतुओं से प्रभावित होता है। रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रृंगार रस, जिसके अंदर संयोग एवं वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। अलंकारों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उदाहरण अलंकार, यानी कवितांश के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। स्वभाव के अनुसार उक्तियों का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकार का भी वर्णन किया गया है। पद्यभाग अध्याय संख्या 9 कल और आज। प्रस्तुत कवितांश के कवि हैं नागार्जुन। पृष्ठ संख्या 34 पर ध्यान। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी को, मृत्यु सन 1998 ईस्वी को हुई थी। जीवन का परिचय। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में संपन्न हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 ईस्वी में श्रीलंका गए और वहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, अर्थात बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लिखने का कार्य किया है। उनका संपूर्ण रचना नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक ज्ञान से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। संबंधित पाठ का परिचय। नागार्जुन की कविता कल और आज गर्मी की भयंकर तपन भरी दुष्करता के बाद वर्षा ऋतु के सरल और मन को अच्छे लगने वाले आगमन का वर्णन करती है। गर्मी की ऋतु से निराश एवं उदास किसानों के चेहरे, धूल में भरे हुए पक्षियों के समूह, सूखे खेतों का वीरान उज्जड़पन और आकाश का रंगहीन होना, अर्थात आकाश में
बारिश के बादलों का आगमन न होना, जिसे बदरंग या फीका कहकर कवि ने संबोधित किया है। जहां एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वही दूसरी ओर प्रकृति का चित्रण की सरलता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुंदर कन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उत्पन्न वस्तुएं भी उसका साथ देते हुए प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देसी उत्पन्न शब्दों का प्रयोग मन को अच्छा लगता है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मन को अच्छा लगता है। पृष्ठ संख्या 35 पर ध्यान। कल और आज। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती हर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है जिंगुरों की सहनाई अविराम, और आज जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट के अपने लाव लश्कर। कवि नागार्जुन कहना चाहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु थी तो उस समय सभी लोग गालियां देते थे और आकाश की तरफ देखते हुए कहते थे कि पता नहीं वर्षा ऋतु का आगमन कब होगा। किसान अपने खेतों में हल जोत चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे निराश हैं। दूसरी तरफ पक्षियों के वृंदों की बात की जाए तो गोरैया अर्थात चिड़ियों के समूह धूल से नहाते हैं, और मिट्टी भी पथरीली बन जाती है, अर्थात वह भी कठोर बन जाती है, क्योंकि वह भी वर्षा के आगमन की आस को छोड़ चुकी है। खेतों की मिट्टी अभी कल तक धरती की कोख में, अर्थात खेतों की मिट्टी के भीतर, धरती के भीतर छुपकर बैठे हुए थे मेंढक। अभी कल तक उदास और रंगहीन था आसमान। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो प्रकृति के अंदर हताशा और निराशा के भाव छा जाते हैं, किसान खेतों के अंदर मेहनत करते हैं, फिर भी समय पर वर्षा न होने के कारण वे उदास, हताश और निराश दिखाई देते हैं। ऋतु चक्र का परिवर्तन प्रारंभ हुआ। वर्षा ऋतु के बाद अचानक आज आकाश में धरती के ऊपर ही ऊपर बादल तंबुओं की तरह छा गए, और वर्षा रानी चमक चमक करते हुए लगातार अपनी बूंदों को गिरा रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा रानी अपने पैरों की पायल अर्थात पायजेब को बजा रही है, और आज से प्रारंभ हो गई है जिंगुरों की अविराम आवाज, अर्थात ऐसी मधुर ध्वनि जो शहनाई की तरह बजती है, जिसका कभी भी विराम होने वाला नहीं है, अर्थात वह कभी भी रुकने वाली नहीं है। और उसे सुनकर जोर जोर से, अर्थात वर्षा की मंदम मंदम अर्थात धीमे धीमे आवाज को सुनकर जोर जोर से कोयल बोलने लगती है और मोर नाचने लगते हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं, और आज वापस फिर से नया जीवन मिल गया है जली हुई घास की सिराओं को, और आज चुपचाप ग्रीष्म विदा हो गया है। वह अपने साथ
अपने साजो सामान को समेटकर चला गया है। प्रस्तुत कवितांश में अगर देखा जाए तो उदाहरण अलंकार का प्रथम अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो दूल में नहाते गौरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अर्थात धान उपजाने वाली खेतों की माटी। धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, यहाँ पर भी क्रमशः उदाहरण दिया गया है। और साथ ही साथ उदास और बदरंग था आसमान, यहाँ पर भी बादलों के बारे में बताया गया है उदाहरण के रूप में। साथ ही साथ प्रकृति का चरित्र चित्रण किया गया है। ऊपर ही ऊपर, यहाँ पर क्रमशः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ बूंदाबांदियों में अर्थात रिमझिम बूंदे, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। झिंगुरों की आवाज को सहनाई की उपमा दी गई, इसलिए यहाँ पर क्रमशः उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जोर से कूद पड़े कोयल और नाचते थिरकते गा रहे हैं मोर, यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम दो पंक्तियों को अगर देखा जाए, आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का आगमन और उसका लौटकर जाना, इसका वर्णन कवि ने यहाँ बहुत बड़ा चढ़ाकर किया है, क्योंकि वह अपने साथ अपने साजो सामान को समेटकर ले जा रहा है। आज के गृह कार्य की तरफ हमारा ध्यान। प्रश्न संख्या 1, ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते हैं? प्रश्न संख्या 2, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? प्रश्न संख्या 3, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? प्रश्न संख्या 4, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया? प्रश्न संख्या 5, कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 6, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या इस प्रकार से, और आज व्याख्या से संबंधित संकेतक चिन्ह, झिंगुरों की सहनाई अविराम। तो इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।